हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह एक बार फिर से किरण फॉर्मेशन एकेडमी इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं संबंध एवं फलन। दोस्तों, संबंध और एवं फलन पर ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले आपको 2 वीडियो दिए जा चुके हैं जिसमें हम संबंध को पूरी तरह से समझ चुके हैं। रिलेशन को हमने पूरी तरह से जान लिया और हमने आपसे कहा था कि जो थर्ड वीडियो होगा वो फंक्शन पर आधारित होगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमारा ये तीसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये फंक्शन पर है और स्पेशली फॉर क्लास 11th है। ठीक है। और जो हमारा चौथा वीडियो होगा, चौथे में अगर पूरा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो पांचवा भी आएगा। वो वीडियो 12th के लिहाज से होगा। यहाँ पे मैं 11th के बचे कंटेंट जो कि फंक्शन में है वो मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज फंक्शन? डेफिनेशन हम देखते हैं कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट हमको समझने जरूरी है। कह सकते हैं कि हमें 2 टर्म्स हमेशा याद रखने हैं। पहला क्या है? प्रत्येक अवयव पे ध्यान देना है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक प्रतिबिंब। ठीक है। ये 2 पॉइंट अगर हम समझ जाते हैं तो जान लीजिए कि हम फलन को समझ गए। देखिए, जितने भी फलन होंगे वो क्या होंगे? संबंध होंगे। सभी फलन जो है वो संबंध है, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संबंध में हम कुछ रूल बाउंड कर देते हैं और उन रूल के आधार पे ही कोई संबंध फलन कहा जाएगा। अब देखिए, उसमें पहली चीज तो जैसे रिलेशन की डेफिनेशन थी कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो अगर रिलेशन है तो ये नॉन एम्प्टी सेट हमें कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये नॉन एम्प्टी होंगे रिलेशन अगर है तो। अब इसे फंक्शन अगर हमें कहना है तो समुच्चय, देखिए वहां पे क्या होता था, जो हमारे ये दो सेट होते थे और भी इस इसके जो इसमें जो अवयव होते थे, इसमें जो अवयव होते थे, अगर वो रिलेशन में जो जितने भी अवयव आते थे इस सेट के, वो क्या कहे जाते थे? डोमेन कहे जाते थे। ठीक है। बट यहाँ पे पहला क्या है कि जो ये पहला आपका सेट है, इसके एक भी अवयव अनऑक्युपाइड ना हो। मतलब प्रत्येक अवयव, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है। मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है सबका क्या बने? सबका यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है। हर हर अवयव का कोई एक अवयव इस आपके पहले वाले सेट ए में छूटे ना। पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, पहले सेट में कोई भी अवयव ना छूटे जिसका कि बी में कोई प्रतिबिंब ना हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी भी ए में किसी भी अवयव, किसी एक अवयव के लिए दो प्रतिबिंब ना बने। ये हमको ध्यान देना है। सिर्फ एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, दूसरे शब्दों में फलन f किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी का है इस प्रकार का संबंध कि f का प्रांत a है। देखिए, वहां पे क्या होता था, जो आपका रिलेशन होता था उसका प्रांत हम क्या करते थे? रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते थे उसके पहले जो घटक होते थे उन्हीं का सेट आपका प्रांत कहलाता था। लेकिन यहाँ पे ए में जितने भी एलिमेंट है वो पूरे आपके क्या हो गए? प्रांत हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि फलन में आप देखोगे सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो कि प्रांत ना हो। ठीक है। और दूसरा क्या है? तथा f के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे अगर हम इसको अगर बनाएं तो इसको इसके साथ बना दिया, इसको इसके साथ बना दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। लेकिन यहाँ पे जब बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू x है और यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू y है और यहाँ पे z है, तो जब हम क्रमित युग्म बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? x कॉमा y लिखेंगे एक क्रमित युग्म, और दूसरा क्रमित युग्म क्या लिखेंगे? x कॉमा z लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, x कॉमा वाई और x कॉमा जेड लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो होता है कि पहला जो होता है वो डोमेन होता है, दूसरा क्या होता है? रेंज होता है। अब यहाँ पे x y से भी मिला है, x z से भी मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक जो है वो, यहाँ पे देखिए, प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो गया? समान हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि वो फलन नहीं रह जाएगा। तो वही दो चीजें यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और उसी का उल्टा क्या कह दिया कि हर प्रांत में जितने भी अवयव हैं सब क्या, यहाँ पे ए में जितने भी अवयव हो सब प्रांत हो। और सब प्रांत कब होंगे? जब प्रत्येक का क्या होगा? एक अवयव होगा, एक प्रतिबिंब होगा। और दूसरा क्या है?
यहाँ पे कह रहे थे कि केवल एक और एक प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर x है या ये a है और ये b है और यहाँ c है, तो a जो है b और c दो से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसी का उल्टा यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि b और a के लिए जो क्रमित युग का पहला घटक आपका a है वो समान ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या हुआ, लिखा हुआ है, यदि f a से b का एक फलन है तथा ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो ए बराबर बी, जहां एफ को बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये जो हमारा सेट ए होता है, ये आप देख सकते हैं सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। ये आपका इनपुट पॉइंट होता है, ठीक है, और ये आपका रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है तो एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू ये आपका ये फंक्शन है, ऐसे एफ यहाँ पे हम बना देते हैं, फंक्शन को शो करता है, तो ये एफ इज इक्वल टू बी कहा जाता है। ये इनपुट होता है, ये डालने के बाद यहाँ पे हमको रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि आपको ये आपका क्या एफ इज इक्वल टू बी कहा जाएगा, जहां बी जो है एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब है। यहाँ पे ये जो बी रहेगा, बी वह ए का क्या रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा, तथा ए को बी का अगर उल्टा चले, बी ये है ये ए है, तो इसको क्या कहेंगे, ए को कहेंगे बी का पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ए से बी के फलन को प्रतीकात्मक रूप में इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं फंक्शन ए टू बी, ठीक है। फंक्शन ए टू बी, फलन ए से बी को निरूपित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके जो हम पॉइंट्स अभी देखे हैं। इसमें लिखा है कि मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, और n पर परिभाषित एक संबंध क्या है, संबंध देख लेते हैं। संबंध लिखा हुआ है कि r इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ में सच दैट y इक्वल टू 2x, y जितना रहेगा वो क्या होगा, x का 2 गुना रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं संबंध। आगे क्या पॉइंट दिया हुआ देख लो, कुछ क्या हमें प्रूव करना है, क्या फाइंड आउट करना है, r का प्रांत निकालना है, सह प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या यह संबंध एक फलन है। तो संबंध फलन कब होगा, जब हम दो पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट कि ए का प्रत्येक अवयव ऑक्युपाइड हो, मतलब ए का प्रत्येक अवयव प्रांत हो, और दूसरा क्या है कि एक के प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारा जो प्रतिबिंब हो वो केवल एक और एक हो। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आर का प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है, ठीक है दोस्तों। रिलेशन जो है हमारा, इसका प्रांत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। यहाँ पे मैं पहले पिक्चर थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दूं, फिर ऊपर के पॉइंट्स को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए पूरा हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये आपका आर है, ये रिलेशनशिप यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। बाद में ये फंक्शन होता है कि नहीं हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका प्रांत होगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर। उसके बाद क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप यहाँ पे रखना चाहें, अगर आप एक रखो तो ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह एक रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। x की जगह दो रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। x बराबर तीन रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। इसी तरह से 1,2, 2,4, 4,6, 6,8, सॉरी 3,6, 4,8, 5,10, इस तरह से आपके ऑर्डर पेयर ढेर सारे आ जाएंगे जो कि R के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका जो प्रांत होगा, प्रांत क्या होगा, ये आपका समुच्चय होगा n, ठीक है। और इसका जो सह प्रांत होगा, यहाँ पे जो आपके वैल्यूज होंगे, आपका टू कोडोमेन, वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है परिसर की। तो देखिए जब हम एक को इनपुट में डालेंगे तो रिजल्ट क्या आया, दो आया। जब हम दो को डालेंगे तो क्या आएगा, तीन, चार आएगा। क्यों, क्योंकि जब दो यहाँ पे रखेंगे तो दो दूना चार, वाई बराबर चार हो जाएगा। जब हम तीन रखेंगे यहाँ पे तीन, तो वाई बराबर छः हो जाएगा, छः से आठ मिल गया। चार वाला आठ से, पाँच वाला 10 से, इसी तरह से अगर ये 6 है तो 12, और अगर ये 7 है तो 14। मतलब यहाँ पे आपके सारी संख्याएं, इस ये जो हमारा कोड है ना, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे, और यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर रहेंगे। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मैं कह रहा हूँ 100 यहाँ मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे 200 मौजूद होगा, वो जाके उससे मिल जाएगा। तो देखिए हमारा पहला कंडीशन ये फॉलो हो रहा है कि यहाँ भी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसके प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके दो प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 5 का 10 हो और 6 का भी 10 हो, नेवर, ठीक है। या 5 का 10 हो और 5 का 5 का 10 हो और फिर 5 का 11 हो या 12 हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
5 गुणे 2 हमेशा करेंगे तो 10 ही आएगा, कभी 11, 12, 15 कोई और संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं सब कहाँ जाके मिलेंगे, सिर्फ एक से। कहने का मतलब किसी एक डोमेन के लिए दो रेंज नहीं होंगे, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, यह एक फलन है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। पहले एग्जांपल को हम फर्स्ट सेकंड वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे एक सेट है ए और दूसरा सेट बी है, और जो हमारा रिलेशन था वो ये था कि जो हमारा यहाँ पे हम जो लेटर लेंगे उससे बनने वाला नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ये संबंध था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है वह नाम y का प्रथम अक्षर है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को हमने y कहा, इसके एलिमेंट्स को x कहा। ठीक है, तो हमारा जो पहले एक क्रॉस b बना वो तो 4 चौक 16 बन जाएगा, 16 ऑर्डर पेयर। लेकिन जब r की बात करेंगे तो p से पूजा और फिर q से कोई नहीं रहेगा, फिर r से राज और r से रीना, आर कॉमा राज आर कॉमा रीना हो जाएंगे, और एस कॉमा शिवानी, ये आपके बन जाएंगे रिलेशन। ठीक है, अब हमको दोस्तों चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। चलिए इसको हम तीर आरेख द्वारा जो है इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। हमने प्रदर्शित कर लिया, चलो मिला देते हैं, पी पूजा और आर राज आर रीना और एस शिवानी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो है फंक्शन है कि नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी इसका कोई प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक है, इधर किसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, जबकि हमारा जो पहला कंडीशन फलन के लिए है वो ये है कि सबका एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो पहली कंडीशन ब्रीच हो गई। ठीक है, फलन नहीं रह गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ये कह रहा था कि किसी भी किन्हीं भी दो रेंज के लिए एक डोमेन ना हो, लेकिन आप यहाँ देखिए दो ऑर्डर पेयर, दो क्रमित युग्मों के लिए पहला घटक क्या है, समान है। इससे भी ये क्या हो गया कि ये फलन नहीं है, दो के दोनों कंडीशंस हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं हुई। ठीक है, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हम कहेंगे फलन नहीं है, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि दो के दोनों फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला क्या है, ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि यह फलन है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर फलन है तो हमको क्या करना है कि उसका परिसर निर्धारित करना है। ठीक है, देखिए ये इसमें 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी क्रमित युग्म ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्रमित युग्म ऐसा नहीं है जिसका कि पहला लेटर जो हो, पहला घटक वो दोबारा आया हो। ठीक है, इसलिए ये फलन है। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12, 14, 10, 8, 6, 4, 2, ये इसमें भी आप देख सकते हो कि कोई ऐसा नहीं है जिसका ये पहला घटक, किसी भी क्रमित युग्म का पहला घटक जो है वो रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फलन है। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब कि ये फलन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलन एवं उनके आलेख के बारे में जानते हैं। कुछ हम फलन देखेंगे और उनके आलेख के बारे में देखेंगे। जैसे पहला है तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो जो है आपका, पहली चीज तो फंक्शन आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कोई हम इनपुट देते हैं कोई एक्स का मान पहले सेट से, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है यहाँ पे वो हमारा दूसरे सेट का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फलन होता है। ठीक है, तो अब आप जान लीजिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा जब एफ एक्स बराबर यहाँ एक्स के टर्म में ही कोई नंबर होगा। जैसे हमने ले लिया कि 2x ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 2x, और साथ में यहाँ प्लस माइनस करके कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, इसके अलावा यहाँ पे कोई और टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तभी हमारा ये तत्समक या आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ y इक्वल टू एफ एक्स। अभी इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। मान लीजिए r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, y इक्वल टू एफ एक्स, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन एफ आर टू आर है। इस प्रकार के फलन को तत्समक फलन कहते हैं। यहाँ पर f के प्रांत तथा परिसर r है। इसका आलेख एक सरल रेखा होता है जो कि मूल से जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब भी हम y बराबर कोई वैल्यू हम लेते हैं, मान लीजिए 2x लेते हैं, 3x लेते हैं, कुछ भी ले, 1/x ले, 1/2x ले, 1/3x ले, कुछ भी ले, यहाँ पे आगे और कोई चीज ना हो,
तो ऐसा जब आप इसको जब ग्राफ के रूप में ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि यह एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि हमेशा मूल बिंदु से होके जाएगी। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम आपका आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए आप, आपका 0 0 से होके जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ मूल बिंदु से जाए, ये भी आपका, अगर इसकी बात करें तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, तो कुछ भी आपका इस तरह से अगर हो तो ये क्या हो? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, मूल बिंदु से होके जाए और स्ट्रेट लाइन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अचर फलन के बारे में जानते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में दोस्तों देखो, आप y का कोई भी मान रखोगे, यहाँ पे x उसको चेंज नहीं कर पाएगा, वह रिजल्ट क्या आएगा आपका? मतलब ये रिजल्ट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब आप fx आप रखो, fx इक्वल टू y होता है ना, तो fx बराबर हमेशा क्या आएगा? कोई एक वैल्यू आएगी, x से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम? अचर फलन कहते हैं या फिर कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे fx इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 5, इसमें x बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आप हमेशा क्या पाओगे कि आपको y का मान 2 ही मिलेगा, और ये हमेशा आपको किसी एक्सिस के समांतर, किसी एक्सिस के समांतर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के समांतर। ठीक है, ये आपका है सामने। ठीक है, यहाँ आप देखिए 3 है, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 3, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 3, तो ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए ये हमेशा आप देख, मैंने आपसे अभी जो बोला कि ये हमेशा क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। ठीक है, इसका आलेख क्या होगा? हमेशा एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। इसको अचर फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अगला तीसरा हमारा जो है वो देखिए क्या है? बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। ठीक है, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स होगा वो a प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स रेज टू 4, या फिर an x रेज टू n, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे एक घात, दो घात, चार घात कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारे बहुपद होंगे, हमारा y का मान क्या हो? एक बहुपद हो। ठीक है, और यहाँ पे n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव, और साथ में a1 a2 a3 जो है रियल नंबर को बिलोंग करने वाले। ठीक है, चलिए एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये आपका क्या है? ये एक बहुपदीय फलन तो है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये भी एक बहुपदीय फलन है, राइट? ठीक है, ये भी एक बहुपदीय फलन है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुपदीय फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं होगा तो बहुपदीय फलन नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं? क्योंकि अगर किसी भी व्यंजक में हमारा जो अचर है, जो चर है, उसकी घात क्या हो? फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपका ये मतलब पूर्णांक ना हो, तो आपका क्या हो जाएगा? ये बहुपद नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये फलन बहुपदी भी नहीं है। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखते हैं बहुपदी फलन का हम ग्राफ खींच के देखते हैं। ये बहुपदी क्या है? फलन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम x बराबर -4 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 16। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें जो कोऑर्डिनेट ये आपके निर्देशांक मिले हैं वो क्या मिले हैं? -4, 16, -3, 9, -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16। चलिए इसको हम यहाँ पे नए पेज में यहाँ लिख लेते हैं और इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ रखोगे -4 या -3 रखते हो, ये -3 है, तो -3 पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन जब आप खींचोगे यहाँ आएगा, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब +3 के साथ आप देखोगे तो +3 के साथ फिर एक यहाँ यहाँ कहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 9 आ जाएगा, ये 9 ही तो है। ठीक है, इसी तरह से जब 4 के साथ आप तो देखोगे तो कहीं यहाँ आएगा, और इसको भी देखोगे तो कहीं यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 16, ये 9 और 16। इसी तरीके से आप इसको देखो, 0 0 यहाँ है ही, अगर आप 1 के साथ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 के साथ 1, और 2 के साथ 2। तो फाइनली जब इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो ये पॉइंट्स आपका इस तरह से, जैसे ग्राफ में बना हुआ है, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा ग्राफ है? यह एक बहुपदीय फलन है, और जिसका ग्राफ जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक और बहुपदी फलन का है f(x = x³। फिर से हम अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम एक सारणी बना लेंगे। अगर x बराबर हमने 1 रखा तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1, फिर से एक बार गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2, 8 एंड -2, -8 हो जाएगा। -2, 2, यहाँ 8 हो जाएगा और उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, -2 के साथ -8 हो जाएगा। ठीक है, 3 के साथ 27 एंड -3 के साथ -27। मैं ऐसा पूरा लिख नहीं रहा हूँ, अभी आगे खुद ही लिख के आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कि f0 पे 0 मिल गया, 1 पे 1 और -1 पे 1 मिल गया, 2 पे 8 मिल गया, -2 पे -8 मिल गया, 3 पे 27 और -3 पे -27, राइट। चलिए अब इसको हम जब ग्राफ पे शो करते हैं तो किस तरह से बन जाता है, आप देखिए 0 पे 0 हो गया, 1 पे आपका ये 1 हो गया और -2 पे 8 हो जाएगा। ये 2 पे यहाँ आया है, थोड़ा सा ग्राफ प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पे ये 2 पे यहाँ हो गया। ठीक है, तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो इस तरह से कुछ ग्राफ हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ये आपका ग्राफ हो गया क्या, एक बहुपदी फलन, जबकि f(x = x³ है। ठीक है, इसका हमने इसका आलेख खींच दिया, राइट। चलिए एक अगला जो हमारा फलन है उसको हम परिमेय फलन या फिर रैशनल फंक्शन कहते हैं। ये हमेशा f(x/gx) के फॉर्म में रहता है और इस प्रकार के फलन जहां f(x) और gx एक प्रांत में हो और x के परिभाषित बहुपदी फलन है जिसमें x ≠ 0, जैसे परिमेय संख्या होती है वैसे परिमेय फलन। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका एक दिया हुआ है, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, f(x = 1/x) रख लिया। ठीक है, परिमेय संख्या तो है। ठीक है, इसमें आपका एक फंक्शन 1 हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, f(x/gx) के फॉर्म में है एक वास्तविक फलन का मान, जहां की आप देख सकते हो कि आपका जो ये r है इसमें से हमने 0 को हटा दिया है। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे इनपुट है और हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, पूरा r आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो x है पहले सेट का वो किससे बिलोंग कर रहा है, सारे रियल नंबर बट एक रियल नंबर छोड़ के, वो क्या है, 0। ठीक है, द्वारा कीजिए, इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जब रखोगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2, ये क्या हो जाएगा, आपका ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1/2 है तो -2 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज कर लिया इन्होंने और उसके बाद फिर इन पॉइंट्स को रख के जब इन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से बन गया। आप भी इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो और ये ग्राफ आपका क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। चलिए अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन या फिर मापांक फंक्शन। इसमें आप देख सकते हो, मापांक के बारे में आप जानते हो, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इनपुट हम कुछ भी दें, नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलता है। तो कहने का मतलब अगर हम x बराबर -1 रखें तो रिजल्ट 1 और +1 रखें तब भी 1 और -1 रखें तो भी 1। ठीक है, इसी तरह से +2 रखें तब भी 2 और -2 रखें तब भी 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, इसका मान x आएगा, जबकि x क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और नेगेटिव आएगा कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने, आप देखिए आपका हमेशा मान ये ऊपर y का मान क्या है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ y का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे हम x के लेफ्ट साइड जाए और चाहे x के राइट साइड जाए, बट हमें हमेशा रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, y x के ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, ये अब देखिए एक के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और -1 के लिए भी 1, -2 के लिए भी 2, इस तरह से आप देखोगे, -4 के लिए 4, आपका ये मिल जाएगा। तो ये इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मापांक फंक्शन। ठीक है, मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन। इसको हम निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, निरपेक्ष मान फलन। चलिए अगला हमारा जो फलन है जिसको हम सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन कहते हैं। सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन ये क्या है, प्रत्येक x विच बिलोंग्स टू r के लिए, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ।
ये आपका इस तरह से यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए और ये 1 मिनट, ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे इज इफ x इज लेस देन 0, इफ इस x इज इक्वल टू 0 एंड इफ इस x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है दोस्तों। जब x जो है 0 से छोटा होगा तो आपका मान क्या होगा, -1, कांस्टेंट है, -1 ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, चाहे x का कोई भी मान हो, 0 से छोटा -1 हो, -0.1 हो, -0.1 हो, -5 हो, -100 हो, -1000 हो, आपका ये रिजल्ट जो आएगा, मतलब हमने x में इनपुट डाला, हमारा फंक्शन क्या है, fx है, ठीक है। फंक्शन क्या है, fx है, और fx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, या तो हमको मिलेगा -1, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, या तो हमको 0 मिलेगा, और या तो हमको 1 मिलेगा, यही तीन में से एक एक वैल्यू मिलेगी। -1 कब मिलेगा, जब x जो है 0 से छोटा होगा, कोई भी मान हो। जब x 0 के बराबर होगा तो 0 मिल जाएगा, और जब x 0 से बड़ा होगा तो कोई भी मान हो, 1 2 3 1.5 10.5 वट एवर, 1000 लाख, सबके लिए क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 0 के लिए आपका यहाँ होल बना हुआ है, ठीक है। 0 के लिए क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है, और यहाँ पे भी यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए 0 से जैसे ही हम लेफ्ट साइड में निकलते हैं, लेफ्ट साइड में आपका मान तुरंत कितना पहुंच जाता है, 1 पहुंच जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये फंक्शन 0 पे यहाँ पे है, ठीक है। 0 पे फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, और जैसे 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है, फटाक से हमारा फंक्शन कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। फिर थोड़ा सा मतलब, और अगर नेगेटिव करते तब भी यही रहता है, और नेगेटिव करते तब भी यही रहता है, और नेगेटिव करते तब भी, इस तरह से नेगेटिव करते जाएंगे, बट हमारी लाइन इधर ऐसे स्ट्रेट ऐसे बढ़ती चलेगी कांस्टेंट फंक्शन की तरह, ठीक है। इस तरह से ऐसी लाइन बढ़ती चली जाएगी, हमेशा मान क्या होगा, -1। इसी तरीके से 0 पे 0 था, जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तुरंत मान कितना पहुंच गया, 1 पहुंच गया, थोड़ा सा पॉजिटिव होते मान कितना पहुंच गया, 1, फिर से 1 1 1 1, हमेशा यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, ये ऐसे लाइन आपकी चली चली जाएगी, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, साइन सिग्नम फंक्शन या फिर चिन्ह फलन। ओके, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इस द्वारा इसके द्वारा परिभाषित फलन आर टू आर चिन्ह फलन कहलाता है, और चिन्ह फलन का प्रांत आर है, और परिसर आप देख सकते हैं, आपका परिसर यही तीनों जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये आपका परिसर होगा, ठीक है। प्रांत आपका आर होगा, जितने भी रियल नंबर हैं सबको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपका परिसर सिर्फ यही तीन रिजल्ट देंगे, ठीक है, यही तीन माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है महत्तम फलन पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक फलन जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स इससे डिनोट करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में रख के एक्स को डिनोट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जो हमारा महत्तम पूर्णांक होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है, का कोई वैल्यू हम अगर लेंगे तो वो क्या होगा, दो पूर्णांकों के बीच में होगा, ठीक है। दो पूर्णांकों के बीच में तो होगा वो वैल्यू, राइट। कोई भी, ये वन है, कोई भी हम पूर्णांक कोई भी मान लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 0.7, ठीक है, 0.7, तो इसका मान क्या रख दिया जाएगा, 1 रख दिया जाएगा। इससे बड़ा जो पूर्णांक होगा, जो वैल्यू लेंगे उसमें उससे बड़ा जो भी पूर्णांक होगा वही हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम रखें कि -0.1, -0.1 रखते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल कहाँ है, -1 और 0 के बीच में है, कहाँ है, -1 और 0 के बीच में, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक। और इस तरह से जो हम फलन को डेवलप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f आर टू आर एक्स से कम या बराबर या एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण या धारण करता है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। इसको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स की परिभाषा से हम यह देख सकते हैं कि अगर आपका ये माइनस वन कब होगा, आप देख लीजिए, जब हमारी वैल्यू क्या होगी, -1 से छोटी और इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अभी देखिए अगर यहाँ पे 0 और 1 के बीच की वैल्यू है तो आपका रिजल्ट क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ये रिजल्ट शो किया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइन ऐसे रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी रिजल्ट यहाँ पे लेंगे आपका मान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी 2 की बात होगी तो 2 को छोड़ के बाकी सब पे वो मान अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 3 को छोड़ के 3 से छोटे वैल्यूज के लिए ये मान अप्लाई हो रहा है। कहने का मतलब ये जो महत्तम फंक्शन महत्तम पूर्णांक होता है ना, अभी जो मैंने बताया, सिर्फ उसी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसी को छोड़ के बाकी सबको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 2 तक की बात हुई तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उस पे हमने इस फंक्शन को वैलिड किया, बट 4 पे यहाँ पे देखिए आपका होल है, मतलब 4 पे वैलिड नहीं हुआ। चलिए अब कुछ एक हमारे फंक्शन के अलजेब्रिक यूजेस हैं जिसको हम आगे समझेंगे। वास्तविक फलनों का बीजगणित। ठीक है, इसमें हम दो फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो वास्तविक फलनों का योग क्या होगा उसको हम समझते हैं। ठीक है, दो वास्तविक फलनों का योग। मान लीजिए कि एक फलन आपका है x बिलोंग्स टू एफ एक्स टेंस टू आर और दूसरा है जी एक्स टेंस टू आर। ठीक है, कोई दो वास्तविक फलन है जहां x जो है वह सबसेट है r का, तब अगर हम दोनों को कंबाइन करके अप्लाई करें तो इनका जो एडिशन होगा इनके अलग अलग एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, सभी x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x के लिए एफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, और इसी तरह से आप सब्सट्रैक्शन के बारे में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए अगर, और ये आपका माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब अगर हम अदिश गुणा की बात करें तो आप फंक्शन में किसी प्रकार से अगर गुणा करो, फंक्शन के अंदर रख के गुणा करो या बाहर रख के गुणा करो, आपका रिजल्ट वही आना है। अदिश का गुणा हम आसानी से किसी फंक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेके अगर हम समझना चाहें तो अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम अगर कहें फंक्शन ऑफ 2 करें। ठीक है, मतलब मान लीजिए पहले एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सपोज करो लिखा हुआ है 4x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 4x। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे x लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू क्या है 4x है। ठीक है, बात को समझते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 4x है। तो अब अगर हम यहाँ पे x को इनपुट में क्या करें, हम अगर सपोज करिए 2 रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। राइट, बात समझ में आई। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक अल्फा डाल देते हैं, अल्फा सपोज करो क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हमने अल्फा x किया मतलब ये क्या हो गया 2x। तो 2x जब करेंगे तो एक्चुअल में 2x में जब हम x में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 4 रख देंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने इसकी बात की तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 16 आ गया। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इस हमारा ये जो 2 है अल्फा को इसको बाहर रखते हैं, राइट, और अब एफ एक्स को अप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स को अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 में जब ये 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर से 16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, दो वास्तविक फलनों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा योग का भी था, जैसे हमने अभी इसको बताया आपको, ऐसे ही हमारा योग का भी था। ठीक है, कि अगर F2 पर अप्लाई करो और जैसे f ऑफ 2 और एफ एक्स, मतलब यहाँ दो अलग फंक्शन और अलग फंक्शन को x के साथ एक साथ अप्लाई करके इसका मान निकालो और दोनों फंक्शन को अलग अलग करके इसका मान निकालो, तो आप देखोगे क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। वैसे सब्सट्रैक्शन में था। चलिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि दो वास्तविक फलनों का गुणन f x टू r एंड g x टू r का गुणनफल या गुणा एक फलन f g x है, जो सभी एफ जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ जी वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स द्वारा परिभाषित है। इसे बिंदुशः गुणन भी कहते हैं, इसे बिंदुशः गुणन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या करें, दो फंक्शंस को अप्लाई करा के तब जाके गुणा कराएं या फिर उनको अलग अलग करके फिर गुणा कराएं, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और इसी तरह से जब दो वास्तविक फलनों का भागफल की बात करें तब क्या होगा, तब भी आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपका ये जो फंक्शन ऑफ जी एक्स जो होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको चीज़ें प्रॉपर्ली उसमें समझ में आ जाएंगी। इसको मैं बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं बताया। ठीक है, अब क्यों, और साथ में हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, इसकी वजह से मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। अगले वीडियो में हम 12th में जो फंक्शन के प्रकार हैं, जैसे कि आपका इनटू फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन क्या है, और मेनी वन क्या है, ऑन टू क्या है, इनटू क्या है, इन सब के बारे में हम जान के कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम हमारे इस रिलेशन एंड फंक्शन को ख़त्म कर ले। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो माइट बी कि मैं 5th वीडियो भी बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।